बैठक में नीति आयोग की, उस बैठक में मैं भी मौजूद था और ये सरासर गलत इल्जाम है कि किसी का माइक वहां पे बंद कर दिया गया। पहली बात तो जब ये विपक्ष बोलता है कि माइक बंद कर दे, उस माइक का कंट्रोल वहां पे बैठे किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, उस व्यक्ति के खुद के हाथ में होता है। ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में, ना ऐसी किसी बैठकों में। ऐसी बैठक में माइक सामने लगा होता है, ऑन ऑफ का स्विच सामने ही होता है। तो ये बात बोलना सरासर झूठ है जब कोई ये बोलता है कि मेरा माइक बंद कर दिया गया। हाँ, हर मुख्यमंत्री को, क्योंकि समय की बाध्यता थी, ओपन एंडेड अगर डिस्कशन को रखा जाता तो संभवतः हफ्तों तक ये बैठक ही चलती रहती। ऐसे में हर मुख्यमंत्री से ये विनम्रता पूर्वक आग्रह किया गया था कि अपनी बातों को संक्षेप में एक तय समय सीमा के भीतर रखा जाए। जब वो समय सीमा पूरी हुई, सिर्फ एक रिमाइंडर के तौर पर उनको जरूर, जैसे तमाम मुख्यमंत्री को दोबारा से नोटिफाई किया गया कि भाई आपका समय समाप्त हो रहा है, इस तरीके से। बट उसके बाद जिस तरीके से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी एकदम से उत्तेजित होकर उस बैठक को बीच में ही छोड़कर चली गई, मुझे लगता है ये आचरण गलत है। अगर आपको अपनी बात को रखना भी है, कोई नाराजगी भी है, तो आप वहीं पे रखती ना, बोलती कि अभी मुझे और बोलना है, मुझे और कहना है। हम सब वहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री जी स्वयं उनको सुनना चाहते थे, वित्त मंत्री जी स्वयं वहां पे मौजूद थी, वो भी चाहती थी कि भैया क्या बजट को लेकर वो अपनी बातों को रख रही हैं। बट जिस तरीके से उनका आचरण था, इससे ऐसा लगता है कि विपक्ष की पहले से ही ये सोची समझी एक रणनीति का ये हिस्सा था कि वो जाएंगी, हंगामा खड़ा करेंगी और नीति आयोग जिस मकसद के साथ हम लोग वहां पर बैठे थे, उसके मकसद को डाइवर्ट कर सिर्फ अपनी ओर पूरा ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से ये इस तरीके की कार्रवाई की गई है। कांग्रेस के साथ 4 सीएम ने बैठक को अटेंड नहीं किया, कहा बॉयकॉट कर दिया और उन्होंने कहा कि हमारे साथ बाकी स्टेट के साथ नाइंसाफी हुई है जिस तरीके का बजट आया है। भाई मेरी समझ के परे है। अगर आपको ऐसा लगता भी है, किसी भी राज्य को अगर ऐसा लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, तो यही वो उचित फोरम है ना। नीति आयोग की बैठक ही वो मंच है जहां पर जाकर आप प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपनी शिकायतों को आप रख सकते थे। इस मंच पर जाकर अपना ऐतराज आप दर्ज करा सकते थे, अपनी आपत्ति आप दर्ज करा सकते थे। और जो लोग ये बोलते हैं कि हम लोग के साथ भेदभाव हुआ, पहली बार देश में एक ऐसा बजट एक लंबे समय के बाद देखने को मिला जिसने पिछले 10 सालों में देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का लाभ जनता को पहुंचाने का काम किया। इसमें जहां प्रमुखता से देश के गरीबों का जिक्र किया गया, अन्नदाता का जिक्र किया गया, नारी शक्ति का जिक्र किया गया, युवा शक्ति का इसमें जिक्र किया गया। ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें प्रमुखता से उनको लाभ पहुंचाने के लिए योजनाओं की और राशि की घोषणा की गई। जो राज्य कहते हैं कि उनके साथ अनदेखी हुई, क्या उनके राज्य में गरीब नहीं है? क्या उनके राज्य में महिलाएं नहीं हैं? क्या उनके राज्य में किसान नहीं हैं? क्या उनके राज्य में गरीब वर्ग से आने वाले युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, क्या ये लोग नहीं हैं? तो सिर्फ राजनीतिक हंगामा करने के लिए, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि भाई ये लोग पिछले बजट भी निकाल कर दिखाएं कि किस किस राज्य को कितना कितना आवंटन किया गया है जब सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही थी। यूपीए की सरकार हो या उसके पहले की सरकार हो, कितने राज्यों का जिक्र किया गया। और मुझे ताज्जुब तो सबसे ज्यादा राजद और कांग्रेस पर होता है। क्या राजद को खुशी नहीं होनी चाहिए कि भैया बिहार को एक बड़ी राशि आवंटित की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर हो, यहां पर सड़क को लेकर हो, पुल के निर्माण को लेकर हो। बिहार की सबसे बड़ी समस्या बाढ़, जिसका जिक्र हमेशा मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैंने किया। उस बाढ़ को लेकर लगभग 11,000 करोड़ की राशि अलग से आवंटित की जाती है। ऊर्जा को लेकर अलग से राशि आवंटित की जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर राज्य में अलग से राशि आवंटित की जाती है। तो भैया अगर बिहार जैसा राज्य, जिसके लिए लंबे समय से हम लोग भी मांग करते थे भैया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए,
बट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जब तक नहीं मिलता है, ये मांग भी हम लोग की थी कि बिहार को एक स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। आज मैं धन्यवाद करूंगा माननीय वित्त मंत्री जी का, और विशेष तौर पर मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि एक लंबे समय से जो बिहार और बिहारियों की मांग थी, उस मांग को सुना गया है, उस मांग को पूरा किया गया है। अगर इस पर भी अगर राजद और कांग्रेस को अगर ऐतराज है, तो ये वही लोग हैं जो कतई बिहार का विकास नहीं चाहते हैं। कल रात जो राजेंद्र नगर में हुआ है, ये कोई हादसा नहीं है। इसमें तो डायरेक्ट क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस बनता है। कुछ तिथियां आपके समक्ष रखना चाहूंगी। 22 जुलाई 2024 को राजेंद्र नगर में वाटर लॉगिंग होती है, यानी जल भराव होता है। वहां के स्थानीय लोग और भाजपा के वरिष्ठ नेता ये बात माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी के संज्ञान में लाते हैं, और दुर्गेश पाठक जी बहुत उद्दंडता से एक बहुत ही व्यंग्यात्मक ट्वीट करते हैं और इस बात में कहते कि हाँ ठीक है, मेरे संज्ञान में ये है, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं लेते। 24 जुलाई 2024 पुनः बारिश होती है। राजेंद्र नगर की उसी एरिया की तस्वीर दिखा रही हूं, ये हालत होती है। ये तस्वीर माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी के संज्ञान में भेजी जाती है। बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके वो सदस्य हैं, वहां पर ये तस्वीर और वीडियोस उनको बताई जाती है। पुनः आग्रह करा जाता है, निरंतर आग्रह किया जाता है कि कृपया जागिए और राजेंद्र नगर में नाले की सफाई। स्पेशली मेजर सेंटर में, मेजर सिटीज में, स्पेशली दिल्ली में 70 रुपीज से लेके 80 रुपीज तक आज के दिन में है। इसलिए कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्रीज के द्वारा हमने 3 मंडी से, एक तो आजादपुर मंडी और कर्नाटक के कोलार और संगानेर, ये 3 मंडी से खरीद के 18 सेंटर में, दिल्ली के 18 सेंटर में आज हम 60 रुपीज पर केजी टोमेटो बेचने का निर्णय किया है। इससे पहले मोदी जी के सरकार जो पीएसएफ शुरू किया, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, उससे पहले ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था। तो जब भी ऐसी स्थिति पैदा होता है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड उपयोग करके हम नॉर्मली अलग अलग सेंटर में अलग अलग कार्यक्रम के द्वारा, नहीं तो रिटेल शॉप में भी हम जिस चीज का प्राइस ज्यादा है उसको हमने नॉर्मली सेल करते हैं कम प्राइस में। लेकिन इसमें हम प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड भी उपयोग नहीं किया है। मंडी से जो मिला है उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऐड करके हम 60 रुपीज पर केजी हम इधर सेल करने का व्यवस्था किया है, बेचने का व्यवस्था किया है, और ये आज से ही शुरू होगा। आज हम इसको फ्लैग ऑफ करने जा रहे हैं। सर, मार्केट में कब तक टमाटर के दाम कम हो जाएंगे? अभी तो ऐसे कंपैरेटिवली आप देखते हैं तो कम होते ही जा रहा है। मैं आपको कंपैरेटिव फिगर बताना है तो लास्ट वीक से कंपैरिजन से 5 डेज अगो जो था उसके कंपैरिजन में धीरे धीरे कम हो रहा है। मुझे लगता है 7 या 10 दिन में वो पूरा नॉर्मल स्थिति आ जाएगा, तब तक हम ये प्रोग्राम जारी रखेंगे। कितना टमाटर सर टोटल आज से शुरू किया जा रहा है बेचना? 15,000 किलो आज कर रहे हैं और
बढ़ते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे और आगे भी इसको 7-8 दिन तक तो हम चलाएंगे, तब तक प्राइस कम हो जाएगा। एक आप लोग किस भाव से खरीद रहे हैं मंडियों से, जो आपने 3 मंडी बताया शामिल है? हम कर्नाटक वगैरह से सब मिला के 45 रुपीज से खरीद रहे हैं और 60 रुपीज में बेच। हरे और विशेषकर ग्रामीण विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा की, कहते हुए तकलीफ होती है कि छत्तीसगढ़ में जो पुरानी सरकार इससे पहले थी, बघेल जी की, भूपेश बघेल जी की, ये बघेल हमारे बघेल मुझे आज आश्चर्य हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना के गरीबों के जो मकान बनने थे, एक मकान नहीं बनने दिया आपने। निवेदन है, आज मैंने बाढ़ नियंत्रण कक्ष में बीती रात जाकर के निरीक्षण किया था। पूरे और मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। कांग्रेस यदि अकेला चलने का निर्णय ले ली तो मैं आपको यह गारंटी के साथ कह सकता हूं, सारी दुकानें बंद हो जाएगी। लेकिन उस दौर में आप कांग्रेस की अकेले चलने की बात कर रहे हैं, जिस दौर में कांग्रेस सबसे बड़ा पैरविकार पार्टी है गठबंधन की मजबूती को लेकर। देखिए, लोकसभा का राजनीति और विधानसभा की राजनीति बिल्कुल डिफरेंट है। जब तक कांग्रेस आरजेडी के साथ गठबंधन में रहेगी, मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं कांग्रेस के लिए नहीं कह रहा हूं, तब तक एक नए विकल्प की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं।
क्या अपडेट है, कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं अब तक? हमने पहले 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए थे और अब हमने 5 और लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया है। इसमें 4 वो हैं जो इस बेसमेंट के ओनर्स थे और एक व्यक्ति वो है जो उस रोड से बहुत ही तेज गति से अपने गाड़ी को ले जाते हुए दिखा है, जिसके कारण उस बिल्डिंग के गेट का डैमेज होना देखा गया है। तो इस तरह इन 5 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है। अब टोटल इसमें 7। मित्रों, उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र आज से प्रारंभ हो रहा है। ये मानसून सत्र है। मानसून सत्र में मैं सबसे पहले सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का, माननीय विधायक, माननीय विधान परिषद सदस्य और विधानमंडल की कार्रवाई को सकुशल संपन्न करने में योगदान देने वाले सभी दलों से जुड़े हुए अन्य जो उनके सहयोगी हैं, विधानसभा और विधान परिषद के सचिवालय से जुड़े हुए जो अधिकारीगण हैं, इन सब का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने फरवरी में ही अपना बजट पास कर लिया था। मानसून सत्र में प्रदेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पहला अनुपूरक मांग भी सदन में प्रस्तुत होगा। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश आज देश की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 7 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके यशस्वी नेतृत्व में जिन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है वे अभूतपूर्व हैं, अविस्मरणीय हैं, अनुकरणीय हैं। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले,
और उत्तर प्रदेश के इस विकास में सभी माननीय सदस्यों का, वे सत्ता पक्ष हों या विपक्ष हों, सभी का योगदान मिल सके, इसके लिए मैं सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का आह्वान करूंगा और खासतौर पर विपक्षी सदस्यों से मैं कहूंगा कि वे जिन भी उन रचनात्मक मुद्दों को लेकर के सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, प्रदेश के विकास से जुड़ी भी, प्रदेश की जनता जनार्दन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्ध है। सदन का मंच उस चर्चा का, परिचर्चा का विषय बने, इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ, मेरे सहयोगीगण उसका जवाब देंगे। सरकार इसका जवाब देने के लिए पूरी तत्परता के साथ वहां पर उपस्थित रहेगी। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके, विधायी कार्य सकुशल संपन्न हो सके, इसके लिए माननीय सदन से जो भी माननीय सदस्यगण हैं, उन सब से मैं अपील करूंगा कि वे सभी अपना सकारात्मक योगदान मानसून सत्र के सुचारू संपन्न करने में अपना योगदान देंगे। इसके लिए आज से प्रारंभ हो रहे मानसून सत्र में मेरी सभी माननीय सदस्यों से अपील होगी। मैं एक बार फिर से
सबसे पहले तो आज बहुत ही खुशी का और गर्व का दिन है कि पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने भारत देश को गोल्ड मेडल जिताया है। तो सभी देशवासियों को और मनु भाकर को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, और उनके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाइयाँ जिन्होंने हमारा देश का मान ओलंपिक में बढ़ाया है। और मैं आज यहाँ महाराष्ट्र के दंगल में मैं आई हूँ, तो मेरे सभी खिलाड़ियों से, सभी महिला खिलाड़ियों से, पुरुष खिलाड़ियों, सभी पहलवानों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप भी दिन रात मेहनत करते रहिए। आप जिस तरह यहाँ दंगल का आयोजन हुआ है, बहुत ही शानदार दंगल, मिट्टी का दंगल हुआ है, तो मैं अध्यक्ष जी कि आपने मुझे इतना महत्वपूर्ण विषय सभा पटल पे रखने के लिए अनुमति दी है। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर नाले का पानी वो पूरा का पूरा बेसमेंट में, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया, और पूरा का पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। ये बच्चे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और केरल से आए थे। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे। लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार Speaker sir,
हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। प्लीज एक मिनट प्लीज, नहीं सर बोलने दीजिए। हाँ, आप बैठिए। माननीय सदस्य, आप संवैधानिक पद पर हैं। आपके कई माननीय सदस्यों ने यहां पर मुझे लिख कर दिया है कि जो माननीय सदस्य का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लें। आपने लिख के दिया है। आपने क्या, आप उसकी पालना करना चाहते हो? स्पीकर सर, गलत। मैं माननीय एक मिनट, होल्ड ऑन स्पीकर सर, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक मिनट मैं प्रतिपक्ष के नेता से ये तो अपेक्षा समाज में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक नजरिए से आंकड़े सबके सामने हैं। सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे जो भाई पीछे छूट गया है, वो दलित समाज के लोग हैं। तो अगर रुक जाइए, वोट देने के लिए पहले ऑप्शन देखने से पहले ताली बजाने लगता है। दूसरा, जो अति पिछड़ा समाज है, वो भी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तरीके से करीब करीब दलितों के बराबर ही उसकी स्थिति है। और तीसरा, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो भी सत्तर कमेटी के रिपोर्ट से नहीं कह रहे, गांव गांव जाकर देखा है। दलितों के बाद अगर सबसे ज्यादा गरीब बदहाल अगर कोई दिखा तो मुसलमान भाई दिखे। तो इन तीनों में
अब आपको बताना है, जितने लोग ये चाहते हैं कि बिहार का एक काबिल सिर्फ दलित नहीं, जो बिहार का सबसे काबिल दलित है उसको इस दल का नेतृत्व दिया जाए, वो हाथ उठाइए। जितने लोग दलित लीडरशिप के पक्ष में हैं वो हाथ उठाइए, हाथ नीचे कर लीजिए। जितने लोग ईबीसी समाज के पक्ष में हैं कि पहला नेतृत्व उनको मिलना चाहिए, वो हाथ उठाइए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जितने लोग ये चाहते हैं कि नहीं हम लोग मुसलमानों के साथ इस दल की शुरुआत करें, वो भी हाथ उठाए। जितना हमको आंख से दिखा है, मेजॉरिटी और मंच में सारे सीनियर साथी बैठे हुए, अगर सबकी सहमति है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सदन में बैठे हुए लोग, आपका यह मत है कि दलित समाज के किसी काबिल आदमी को इस दल का नेतृत्व दिया जाए। हाथ उठाकर इसका समर्थन करें। आप दो लोग इसके समर्थन में हैं। सारे लोग सहमत हैं? सारे लोग सहमत हैं? और दूसरा हक, अगली बार जब चुनाव होगा तो अति पिछड़ा और मुसलमानों के बीच में होगा। उसमें दूसरे साल दलित समाज का आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा। अगली साल नेतृत्व या तो ईबीसी समाज से कोई करेगा या मुसलमान करेगा। फिर ओबीसी का नंबर आएगा और जो समाज में आगे बढ़ गए जनरल समाज के लोग हैं वो सबसे पीछे 5वें नंबर पर रहेंगे। मुद्दे तो बहुत सारे हैं इस बजट को लेकर। जिस तरीके से टैक्सेशन डिसाइड हुआ है कि आम जनता पे और टैक्स की मार पड़ रही है और किसी तरीके से महंगाई से राहत नहीं मिल रही है, ना उनकी इनकम बढ़ रही है, ना बेरोज़गारी पे किसी तरीके का असर पड़ने वाला है कि कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे उस चुनौती को का सामना किया जाए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा है। आपने राजेंद्र नगर में देखा कि 3 दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं। स्टूडेंट्स अपनी घर छोड़कर आते हैं अपने भविष्य के लिए और आज पानी भरने की वजह से उनकी मौतें हो जाती हैं। ये तो मैं कहती हूँ ये मौत नहीं है, ये हत्या की गई है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चरल कोलैप्स है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये सारे बजट के मुद्दे होंगे कि आज एक आम आदमी आपसे क्या उम्मीद करता है। 2 वक्त की रोटी और एक घर बन जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, बच्चों को रोजगार मिल जाए, बच्चों की शिक्षा अच्छी हो जाए, वो भी हम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और ये सारी चीज़ें बजट की स्पीचेस के दौरान हम उठाएंगे। इस घटना के बाद ओल्ड राजेंद्र नगर में 13 इस तरीके के संस्थानों को सील किया गया है एमसीडी द्वारा, जो बेसमेंट में चलाएगा। उनको तो सील करिए, उनकी तो अकाउंटेबिलिटी तय करनी चाहिए, पर उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा कि जानबूझकर, सोच समझकर, सबको पता है कि नालों की सफाई नहीं हुई है, सबको पता है कि इस पे कामचोरी हो रही है, उन पे कब कार्रवाई की जाएगी? जो वहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, जो वहाँ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कार्यरत लोग हैं, जो वहाँ से आते हैं, इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो यहाँ के एलजी हैं, जो यहाँ के एलजी कहते हैं यही करता धरता है, सारी दिल्ली सर्विसेज बिल भी उन्हीं के अंतर्गत है, सारे अपॉइंटमेंट्स भी उनके अंतर्गत हैं। क्यों उन्होंने ये समझा नहीं कि बारिश का सीज़न आ रहा है, ये नालों की सफाई महत्वपूर्ण है। बहुत ही, मैं कहती हूँ ये मौतें नहीं हुई हैं, ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, ये जानबूझकर मर्डर हुआ है अपनी नाकामी की वजह से। तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी जो मुआवजे की मांग कर रही है, इसके साथ ही दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं उनको पद से इस्तीफा देना चाहिए, मंत्रियों को, जल बोर्ड को, और साथ ही कह रहे हैं झीलों का शहर बनाना चाहते थे लेकिन हालात ये हैं कि लोग डूब कर मर रहे हैं। जिनके परिवारों में ये जाने गई हैं, जिनके बच्चों की मौतें हुई हैं, आप उनसे पूछिए कि ये मुआवजा उनके लिए ठीक है या उनका बच्चा उनके लिए ठीक था। ये जो मौतें हुई हैं वो हत्या है, एंड अंडर मर्डर इनका ट्रायल होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से घिनौनी राजनीति इस पर कर रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अकाउंटेबिलिटी सब जगह से तय होनी चाहिए, एलजी से लेकर जो भी कर्मचारी हैं जो इसके जिम्मेदार हैं, इन सब की कार्रवाई होनी चाहिए और पता करना चाहिए कौन इसका जिम्मेदार है। और मैं तो कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के 7 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं यहाँ पर, उन्होंने क्या क्या नाले सफाई की सुपरविजन
नए मंत्रियों का परिचय कराया। आज इस सदन में एक नई जिम्मेवारी के नाते से नेता प्रतिपक्ष के रूप में आदरणीय श्री माता प्रसाद जी पांडे भी हमारे बीच हैं। आदरणीय माता प्रसाद जी पांडे का जीवन समाज के लिए समर्पित रहा हमेशा। 7 बार विधायक रहने का इनको गौरव प्राप्त है। 7 बार बहुत लंबा पीरियड होता है। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी को भी आपने सुशोभित किया 2 बार।